ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा और ग्लाइकोलिसिस में मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, उनके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनोमिनन कहलाया जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ये जो पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है, इस पायरुविक एसिड का फेट क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनएरोबिक कंडीशन है तो भैया दो फेट हो सकते हैं इस पायरुविक एसिड के, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ईस्ट के अंदर ग्लाइकोलिसिस हुई है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये पायरुविक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पे बहुत ज्यादा एटीपी नहीं बनेंगे, 2 एटीपी का नेट गेन होगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर पायरुविक एसिड बना है तो वो पायरुविक एसिड आगे एंटर करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और अगर ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है, उसकी बॉडी में अगर एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, ऑक्सीजन डेप्थ हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है बेटा, तो भी ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोग जब बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो ये पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स फाइबर के बीच बीच में स्टोर हो जाता है और उसी की वजह से हम लोगों को थकान महसूस होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया, अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक कंडीशंस में ये जो पायरुविक एसिड बना है ये पार्टिसिपेट करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है क्रेब्स साइकिल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो पायरुविक एसिड बना है एंटर करेगा बच्चों क्रेब्स साइकिल। किसमें बेटा? तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में कि क्रेब्स साइकिल क्या है। हालांकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्रेब्स साइकिल के बारे में, एकदम से रिकॉल करा रहा हूं आपको एक बार में कि क्रेब्स साइकिल क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्रेब्स साइकिल को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते क्यों हैं। हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इल्यूसिडेट किया था इस पाथवे के बारे में, इसीलिए उनके सम्मान में इसको नाम दिया जाता है क्रेब्स साइकिल। दूसरा नाम होता है बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन उठेगा कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा यहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है क्रेब्स साइकिल में, उसके अंदर तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। इसका तीसरा नाम होता है बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल। सवाल उठेगा सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला जा रहा है? अरे बेटा ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्चुअली में ये सिट्रिक एसिड है। क्या है बेटा? अभी मैंने आप लोगों को बताया था सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला CH2 COOH COH COOH CH2 COOH। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सिट्रिक एसिड का। इस सिट्रिक एसिड में आप देख सकते हैं तीन कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं, इसीलिए सिट्रिक एसिड को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसी वजह से हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। गॉट इट? बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होती है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म हुई है बेटा वो सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हुई है। तो जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ होगा।
अब सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो पायरुविक एसिड है इसको क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहुंचेगा तभी तो ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो पहले सबसे पहला जो काम होता है बेटा वो सबसे पहला काम है पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कराना, क्योंकि पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा तभी वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम जो पायरुविक एसिड के साथ में होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। होगा ये कि पायरुविक एसिड के पास में बेटा 3 कार्बन है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2 कार्बन के कंपाउंड में जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए। इस काम को हम लोग नाम देते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव टर्म आया है बेटा ऑक्सीडेशन से। ये जो स्टेप है इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुविक एसिड का और एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है। इस स्टेप को परफॉर्म कराने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। बेटा डीहाइड्रोजिनेज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वो एंजाइम है जो किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर डीहाइड्रोजनेशन कराएगा। एंड डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ। और बेटा मैंने आपको बार बार बताया है अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। अगर डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है पायरुविक एसिड का तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म इस्तेमाल किया गया है ऑक्सीडेटिव। बेटा पायरुविक एसिड के पास में 3 कार्बन है, एसिटिल कोएंजाइम ए के पास में 2 कार्बन है, इसका मतलब 1 कार्बन रिलीज आउट हो गया है पायरुविक एसिड से। वो कार्बन जो रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होता है। किसी भी सब्सटेंस से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, रिमूव किया जाता है, इस फिनोमिनन को नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है और डी टर्म एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है मैंने कि जहां पर भी टर्म डी लगेगा वहां पे एलिमिनेशन हो रहा होगा, जैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जैसे डीहेलोजिनेशन, जैसे डिहाइड्रेशन। बताया है आपको यहां पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका मतलब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो क्या मैं इस फिनोमिनन को डीकार्बोक्सिलेशन कह दूं? क्योंकि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडाइज हो रहा है डीहाइड्रोजनेट होकर और यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस फिनोमिनन को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करना चाहता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से गुजरना होगा। जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है बेटा तो इस फिनोमिनन को परफॉर्म कराने के लिए यहां पे 5 कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। एक थियामिन, पायरोफॉस्फेट, विटामिन B1, कोएंजाइम ए, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम एंड NAD। ये 5 फैक्टर की जरूरत पड़ेगी तभी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो पाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। बेटा जब ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहे थे। पायरुविक एसिड से जो हाइड्रोजन निकले हैं उन हाइड्रोजन को पकड़ेगा NAD। कौन पकड़ेगा? और ये NAD हाइड्रोजन को पकड़ के NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ये NADH2 इन फ्यूचर ETS में जाएगा और ETS में ऑक्सीडाइज होकर 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत? आगे आ जाता है। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है बेटा ये एंटर कर चुका है अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक 4 कार्बन का एसिड पड़ा हुआ होता है बेटा, नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है बेटा इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए। एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जिससे फॉर्मेशन होगा बेटा सिट्रिक एसिड का।
आप देख सकते हैं कि इस साइकिल में सबसे पहले सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। इस सिट्रिक एसिड के अंदर तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पहला मेंबर कौन है क्रेब्स साइकिल का, तो सिट्रिक एसिड नहीं है बेटा, पहला मेंबर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्योंकि जब तक माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं होगा, एसिटिल को एंजाइम ए के साथ में रिएक्शन नहीं होगी, सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा। तो सिट्रिक एसिड से पहले भी कौन मौजूद है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मौजूद है। तो इसीलिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, सिट्रिक एसिड विद फर्दर कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज एंजाइम। सिर्फ क्या होगा, सिट्रिक एसिड अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिस एकोनिटिक एसिड वाटर के साथ में फर्दर रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा बेटा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज बेटा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जहां पर भी इस्तेमाल होगा वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जहां पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा वहां पे डीहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, यहां पर देखो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया है। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के पास में 6 कार्बन थे, आप देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास में 4 कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम के पास में 2 कार्बन, तो टोटल मिलकर सिट्रिक एसिड के पास में 6 कार्बन। उनका आइसोमर बना सिस एकोनिटिक एसिड, तो इसके पास में भी 6 कार्बन। आइसोसिट्रिक एसिड के पास भी 6 कार्बन, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के पास में भी 6 कार्बन। लेकिन अब इसके अंदर हो चुका है डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या एक कार्बन कम का कंपाउंड बनेगा। अब जो बनता है कंपाउंड उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। यहां पर होंगे 5 कार्बन। ठीक है, अगला जो स्टेप है बेटा, यहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक डीहाइड्रोजनेज या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो अगला जो कंपाउंड बनेगा बेटा, क्या उसके पास में 4 कार्बन होंगे। अगला ये जो कंपाउंड है 4 कार्बन का, ये होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। फ्यूमेरिक एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेरेज एंड फॉर्मेशन करेगा मैलिक एसिड का, एंड मैलिक एसिड फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजनेज। मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो चेन की फॉर्म में पाया जा रहा है, वो साइकिल की फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है, और क्रेब्स साइकिल जो है वो साइकिल की फॉर्म में पाया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो ग्लाइकोलिसिस था बेटा, उस ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म कराने के लिए 2 लोगों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही थी। अकेला ग्लूकोज या अकेला फ्रक्टोज ही पार्टिसिपेट कर जा रहा था ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए 2 अलग अलग लोगों के बीच में केमिकल रिएक्शन करानी पड़ रही है। एसिटिल कोएंजाइम ए को रिएक्शन करना पड़ रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। तो अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अवेलेबल होगा मैट्रिक्स के अंदर, तभी तो एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन होगी और तभी तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी बेटा। तो साइकिल की फॉर्म में ये इसलिए चलती है ताकि दोबारा से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सके, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्ट करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सके। ओके, अब हमें क्या क्या मुनाफा हुआ इसमें, उस मुनाफे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, जहां पर भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होगा वहां पे डीहाइड्रोजनेशन हो रहा होगा, और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिस स्टेप में भी बेटा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हो रहा होगा वहां पर हाइड्रोजन निकल रही होगी, और उस हाइड्रोजन को NAD पकड़ेगा या FAD पकड़ेगा, NADH2 में और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि जिन स्टेप में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा वहां पे या तो NADH2 बनेगा या फिर FADH2 का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां देखिए आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, सही है। एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, मतलब ऐसा एंजाइम जो आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर से डिहाइड्रोजनेशन करा देगा, यहां से हाइड्रोजन को निकलवा देगा। क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन को निकलवा देगा। ये हाइड्रोजन आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर से निकलेंगे और ये जो NAD है बेटा यहां जो रखा हुआ है वो इन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और NADH2 का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा? तो देखो जहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा वहां पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, वहां पे हाइड्रोजन फ्री होगा, उस फ्री हाइड्रोजन के साथ में NAD रिएक्ट करेगा और NADH2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्रेब्स साइकिल में पहला स्टेप जहां पे NADH2 का फॉर्मेशन होता है जब आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट दूसरा स्टेप देखो, अल्फा कीटोग्लिसराइक एसिड जब कन्वर्ट होता है बेटा सक्सिनिल को एंजाइम ए में, तो यहां एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है अल्फा कीटोग्लिसराइक डिहाइड्रोजनेस, मतलब इस स्टेप में भी डिहाइड्रोजनेशन होगा, इस स्टेप में भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको वहां पर एक NAD पाया जा रहा है, उस हाइड्रोजन को पकड़ के NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप कब NADH2 बनेगा? जब अल्फा कीटोग्लिसराइक एसिड सक्सिनिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप याद देखो, मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मैलिक एसिड के अंदर डिहाइड्रोजनेशन होगा। मैलिक एसिड अपने अंदर से हाइड्रोजन निकालेगा, ये हाइड्रोजन NAD के साथ में रिएक्ट करेंगे, NADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर हम लोग देखें तो 3 स्टेप ऐसे हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 स्टेप ऐसे हैं बेटा जहां पे NADH2 बन रहा है। पहला, जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, जब अल्फा कीटोग्लिसराइक एसिड सक्सिनिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा, जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और एक स्टेप क्रेब्स साइकिल के बाहर है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहां पर भी तो एक NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो बेटा, तो जब एक पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो टोटली 4 NADH2 बन रहे हैं, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में और 3 क्रेब्स साइकिल के अंदर। कोई दिक्कत? एक NADH2 ETS में जाके 3 ATP देगा तो 4 NADH2 टोटल 12 ATP प्रोड्यूस करेंगे। बोलो बेटा, अभी नहीं बनेंगे, जब ये ETS में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे तब बनेंगे। कोई दिक्कत? आ गया। एक स्टेप देखो बेटा, जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फीमेरिक एसिड में तो यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। इट मींस ऐसा एंजाइम जो सक्सिनिक एसिड के अंदर डिहाइड्रोजनेशन करा देगा वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। यहां पे हाइड्रोजन निकलेंगे, वो हाइड्रोजन FAD पकड़ेगा। क्या बेटा? FAD पकड़ेगा और वो FAD हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके FADH2 का फॉर्मेशन कर देगा। एक FADH2 जब ETS में ऑक्सीडाइज होगा तो 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। कितने? 2 ATP। और एक स्टेप ऐसा है बेटा जहां पे डायरेक्ट GTP बनता है। जब सक्सिनिल को एंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके GTP बना देते हैं। NCERT में लिखा हुआ है कि जब GTP बनता है तो उसी समय पे ATP भी बनता है। इधर GTP बना, तुरंत वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, वहीं पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करके ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है बेटा। और जब डायरेक्ट ATP बनती है तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे? तो अगर एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 4 बन रहे हैं NADH2, एक बन रहा है क्रेब्स साइकिल के बाहर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और 3 बन रहे हैं बेटा ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। तो 4 तिया 12। एक स्टेप ऐसा है जहां पे FADH2 बन रहा है, एक FADH2 2 ATP के बराबर 12 और 2 14। एक बन रहा है GTP इक्विवेलेंट होता है ATP के, तो टोटल कितने ATP हो गए? 15 ATP। मतलब एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है तो टोटल 15 ATP का गेन होता है। बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो कितने पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं? 2।
अब एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 15 एटीपी बन रहे हैं, तो जब दूसरा पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो 15 एटीपी और बनेंगे। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं जब क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 15 + 15 30 एटीपी बन रहे हैं। और 8 एटीपी का गेन कहां पर हुआ था? ग्लाइकोलिसिस में। तो टोटल कितना हो गया? 30 और 8 38 वाला जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गया। फिर मैंने बताया था कि कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जहां पर 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वो अभी आगे कंसेप्ट आएगा। शटल का एक कंसेप्ट चलता है, मैलेट एस्पर्टेट शटल या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। इन शटल की वजह से बेटा कुछ सेल्स के अंदर 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर, और कुछ सेल्स के अंदर 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं बेटा ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर। ये आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताया जाएगा। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? दिस इज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। ओके, थैंक यू।